नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बात बिहार से जुड़ी राजनीति की करेंगे आज हम, जहां पर एआईएम के विधायक ने कहा आबादी बढ़ाना मर्दानगी का काम होता है, जिसमें है वो बढ़ा ले आबादी। आबादी कभी नुकसान नहीं करती है। ईमान ने कहा हुआ है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ सबको जीने का पूरा अधिकार है। कुछ लोग फिरका परस्त हो चुके हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, लेकिन हम यह संभव नहीं होने देंगे। बढ़ती जनसंख्या को छिड़ा ये बवाल आखिर है क्या बिहार में, इसी मुद्दे पर आज की चर्चा। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और मामला समझिए। क्या पुरुष की मर्दानगी देश के विकास और राज्य के विकास से ज्यादा बड़ा मुद्दा है? आप सोच रहे होंगे कि हम ये अजीब सा सवाल आखिर आपसे क्यों पूछ रहे हैं, तो जरा आपको ये समझाने के लिए बिहार की राजधानी पटना लेकर चलते हैं। यहाँ इन दिनों विधानसभा में प्रजनन दर के मुद्दे पर हुई चर्चा के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। सुनिए आप। बच्चों की पैदाइश मर्दांगी से ताल्लुक रखता है। जिस पे मर्दांगी उनके बच्चे हैं, जो नामर्द उनके बच्चे कहां से होंगे? आपको बता दें कि पूरा हंगामा बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान से बढ़ा हुआ है और मुद्दा धर्म को बनाया जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा एक धर्म विशेष के लोग आबादी बढ़ा रहे हैं। बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान नाराज हो गए और विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि तो मर्दानगी का काम है, जिसमें दम है वो जाके बढ़ा ले। आबादी बढ़ाना मर्दानगी का काम। विधायक ने कहा आबादी बढ़ाना तो मर्दानगी का काम होता है, जिसमें दम है वो बढ़ा ले जा करके। आबादी कभी नुकसान नहीं करती। ईमान ने कहा हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ सबको जीने की आजादी है। कुछ लोग फिरका परस्त हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा संभव नहीं होने देंगे। बता दें कि अख्तरुल ईमान ही नहीं, उनकी पार्टी के सुप्रीमो और एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ साल पहले ऐसा ही विवादित बयान दे चुके हैं, जिस पर खूब सियासी संग्राम भी हुआ था। उस वक्त ओवैसी ने औरंगाबाद के एक पान वाले का जिक्र किया था और कहा था कि कोहिनूर पान बच्चा पैदा करने में काफी मददगार होता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले लाल किले की प्राचीर से जनसंख्या विस्फोट का मुद्दा उठाया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ती आबादी को देश के लिए संकट बताया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर सियासी बवाल बिहार में छिड़ चुका है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इन बयानों के बाद बिहार की सियासत किस ओर करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य न्यूज। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रजनन दर को लेकर आंकड़े क्या पेश किए। सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें अख्तरुल ईमान ने कहा हुआ है कि जो मर्द है वही तो बच्चे पैदा करेगा, जो मर्द ही नहीं है वो अपनी जनसंख्या और अपने परिवार को बढ़ा कैसे सकता है। आपको बताते चले इसके तुरंत बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर एक बड़ा बयान दे डाला, जिससे अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बिहार में जनसंख्या को नियंत्रण में करने के लिए बिहार विधानसभा कोई कानून ला सकती है, ऐसा विशेषज्ञ मान रहे हैं। आपको बताते चले हरिभूषण ठाकुर ने कहा था धर्म विशेष आबादी बढ़ा रहा है। इसके तुरंत बाद अख्तरुल ईमान की तरफ से ये बयान सामने आया था। हरिभूषण ठाकुर ने क्या कहा था वो भी आपको बताते चलते हैं। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से जनसंख्या देश में बढ़ती जा रही है, इस पूरे प्रकरण के पीछे धर्म विशेष का हाथ है, जो लगातार जनसंख्या को बढ़ाने में मुखर तरीके से सामने आ रहा है। आपको बता दें इस सब के बाद पुरुष की मर्दानगी देश के विकास और राज्य के विकास से ज्यादा बड़ा मुद्दा है। अब ये सवाल उठ चुका है। यहां पर आपको ये भी बताते चलें कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से झंडारोहण के वक्त ये आह्वान किया था कि जनसंख्या को नियंत्रण में करना होगा। जिस तरीके से चीन में भी पॉलिसी है कि हम दो लेकिन हमारा एक, उसी के तहत कंट्रीज की तरह विदेशों से जब विदेश ये पॉलिसी अपना सकते हैं तो भारत क्यों नहीं अपना सकता है। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था और कहा गया था कि जिस तरीके से जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी
सहूलतें लाई जाएं जनता के लिए, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया था। और उसके बाद आपको बताते चले सारे राज्य इस मामले पर सक्रिय हो चुके थे। खास करके बीजेपी शासित राज्य की जनसंख्या को नियंत्रण में करने के लिए कोई ना कोई कानून जरूर लाया जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री ने जब ये बयान दिया था लाल किले की प्राचीर से, उसके तुरंत बाद सियासी गलियारों में भूचाल आ चुका था। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने भी हैदराबाद में कुछ ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि कोहिनूर पान बच्चे पैदा करने में मददगार साबित होता है, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं तो कोहिनूर पान खाइए। लेकिन ये बिहार विधानसभा में जो अब ये बवाल मचा हुआ है, आपको बताते चलें हाल ही में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें पहली बार AIM का जो है वो खाता खुला था वहाँ पर जाकर के। और उसके तहत AIM के ही नेता अख्तरुल ईमान ने विधानसभा में ये बड़ा बयान दिया। और उसके बाद आपको बताते चले सियासी गलियारों में भूचाल मचा हुआ है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि राज्य में क्षेत्रफल के मुकाबले आबादी अधिक है, ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने की जरूरत है। एक परिवार में 3.5 की औसत दर से प्रजनन हो रहा है, ऐसे में उन्होंने लड़कियों के शिक्षित होने को भी अहम बताया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि लड़कियां भी शिक्षित होनी चाहिए। इसके लिए हमें बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ के नारे को और सुदृढ़ तरीके से बिहार में लागू करने की ज़रूरत है, जिसके तहत अगर लड़कियां सुरक्षित शिक्षित होंगी तो वो सुरक्षित भी होंगी। क्योंकि अगर तो लगातार बवाल मचा हुआ है। आपको बताते चलें कि इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए मोहम्मद शाही रशीदी इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष और अवधेश आनंद बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए। सबसे पहले अवधेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। बिहार की सियासत में भूचाल तो आ ही चुका है, जनसंख्या नियंत्रण पर क्या कानून भी लाने जा रही है बिहार की सरकार? अवधेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तकनीकी खराबी की वजह से अवधेश जी तक आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन मोहम्मद शाही रशीदी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रशीदी जी, क्या कहेंगे आप? हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि धर्म विशेष का हाथ है जिस तरीके से जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, ये जो बयान है इनका, ये अज्ञानता की वजह से है। हमारे देश का जो संविधान है, देश का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने धर्म पर पूर्ण रूप से अमल करें और उसका प्रचार प्रसार भी करें। ठीक है। अख्तरुल ईमान ने क्या कहा है उस पर मैं जाना नहीं चाहता, उनका सियासी बयान हो सकता है, लेकिन मैं आपको धर्म के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, इस्लाम धर्म में 4 शादी जायज हैं। उसका सीधा सीधा मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। हमारे यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून धार्मिक रूप से नहीं है, क्योंकि हमारा जो ईमान है, हमारा जो बिलीव है, वो गॉड पर, खुदा पर ये है कि जो भी इंसान दुनिया में आता है वो गॉड की ताकत और कुदरत से आता है। इंसान में कोई ताकत नहीं कि वो बच्चा पैदा कर सके या बच्चा पैदा करा सके। ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, गॉड की तरफ से है। जिसको जितने बच्चे पैदा होने हैं, जिस औरत से जितने बच्चे पैदा होने हैं, ये सब अल्लाह की तरफ से है। हम इस बात को भी नहीं मानते, क्योंकि कुरान ये कहता है कि इस बात के डर की वजह से कि मैं बच्चे को खिला नहीं सकूंगा, बच्चे को माँ की कोख में मार देना ये पाप है। हमारा धर्म कहता है इस बात। ठीक है अवधेश जी, सुना आपने, बच्चे तो खुदा की मेहर से पैदा होते हैं, कह रहे हैं रशीदी जी। बात पूरी तो होने दीजिए। ये क्या तरीका भाई? अवधेश जी भी जुड़े हुए हैं। रशीदी जी, आपके पास भी आएंगे। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आपके पास आएंगे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। कम से कम उनका भी तो ले ले पक्ष कि वो क्या कहना चाहते हैं। आपने अपना पक्ष रख दिया ना रशीदी साहब कि आप बच्चे भगवान की मेहर से आते हैं, खुदा की मेहर से आते हैं।
अब क्योंकि कानून लाने का सोच रही है बिहार की सरकार, तो उनका पक्ष भी ले लेते हैं। अवधेश जी देखिए पल्लवी जी, मौलाना जी मैंने अभी थोड़ा लेट जुड़ा, मैं तो कुछ ही बात सुन पाया। ठीक है, तो मैं बात करूंगा जो उन्होंने जो उनकी जो AIMIM के जो विधायक ने बोला है, तो ये बहुत ही निंदनीय जो बयान दिया है, भड़काऊ बयान बहुत ही निंदनीय है। मैं बताना चाहूंगा ये जो मर्दानगी की बात करते हैं, जो AIMIM के जो विधायक है अख्तरुल ईमान जी, तो मैं उनको बता दूं भैया कि अगर मर्दों को मर्दानगी साबित करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, और अगर साबित करनी है तो भैया 10-12 बच्चे पैदा करके साबित करोगे क्या? इनके नेता भी इसी तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? और इन्हीं बयानों की वजह से मुस्लिम महिलाएं इनको वोट नहीं देती हैं, ये मैं बता दूं आपको। महिलाओं के अधिकारों पर तो कुछ बोलते नहीं है। ठीक है रशीदी जी के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। ठीक है रशीदी जी, आप अपनी बात भी पूरी कर लीजिए और इसके साथ साथ ये जवाब भी दे दीजिए जो अवधेश जी पूछ रहे हैं। देखिए धर्म का जो है नियम है, अच्छी बात है, मैं मानता हूँ, सम्मान करता हूँ उनके धर्म का, ठीक है, लेकिन देखिए किसी के ऊपर महिलाओं को प्रताड़ित करता, 3 तलाक के नाम पर किसको प्रताड़ित किया गया था बताइए, इनसे पूछिए। ठीक है रशीदी जी, दुबई में बैठा है, ठीक है अवधेश, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई दुबई में बैठा हुआ है, वहाँ बैठकर किसी की बहन को कह दे तलाक तलाक तलाक, भाई उसकी तो जिंदगी खराब हो गई वहाँ पर। ठीक है रशीदी जी, जवाब ले लेते हैं रशीदी जी से। रशीदी जी बात भी पूरी करना चाहते थे, रशीदी जी जवाब दीजिए। ये चुप हो तो मैं बात करूंगा। देखिए मैंने बताया था कि संविधान के अकॉर्डिंग हम धार्मिक रूप से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ये बताना चाह रहे हैं कि AIMIM के जो लोग हैं उनको मुसलमान वोट नहीं देता या वो महिलाओं की बात नहीं करते, इनसे ईमानदारी से पूछो, ये दिल पर हाथ रखकर कह दें कि AIMIM के लोग क्या इनके कहने की वजह से बयान नहीं देते क्या? सारा तो बीजेपी करा रही है उनसे, तो वो मुस्लिम नेता नहीं है, वो बीजेपी के नेता। महिला को दबाने की बात करते हैं हमेशा। तो समझ रहा है इस चीज को कि बीजेपी के वो ATM है, जितना पैसा उनमें डाला जाता है इतना ही वो बयान दे देते हैं। तो ये तो बीजेपी की। लेकिन रशीदी साहब, या तो आपकी बात यहाँ पर मानी जाए कि बच्चे कुदरत की मेहर से पैदा होते हैं, या फिर ये बात मानी जाए जो AIMIM के नेता हैं उन्होंने कह दिया कि मर्दानगी जिनमें होगी उन्हीं के बच्चे घर में पैदा होंगे ना, या तो ये बात मानी जाए। दोनों में से एक ही बात हो सकती है। देखिए सवाल ये है, एक तो धर्म और दूसरे ये चीज भी मेडिकली प्रूफ है कि अगर दोनों लोग सही हैं तो ही बच्चा पैदा हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हम इसको सियासत के नजर से क्यों देखते हैं? कुछ लोग बेचारे बीमार होते हैं, नहीं कर पाते, तो बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हैं, मजारों पे जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, नहीं बच्चा हो पाता। तो इसमें इंसान कुछ भी नहीं है। बच्चे पैदा करने वाली बात नहीं है, जनसंख्या वाली बात हो रही थी मौलाना साहब। अरे भाई मुझे बोल लेने दो या आप बोल लो। आप बोले, मैं तो नहीं बोला बिल्कुल। रशीदी साहब सवाल तो वही का अभी है। आप अगर कह रहे हैं कि जिनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं या फिर जिन महिलाओं के बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं तो वो फिर खुदा के पास जाती हैं, भगवान के पास जाती हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 10-12 बच्चे उन्हीं के होंगे ना जिनमें मर्दानगी होगी, जिनमें मर्दानगी है ही नहीं वो बच्चे कहाँ से पैदा कर लेंगे? या तो उनकी बात सत्य है या फिर मैं आपकी बात को सत्य मानूं कि 10-12 बच्चे अगर हो रहे हैं तो ये खुदा की मर्जी है। मैंने आपको क्या बोला कि अख्तरुल ईमान का बयान सियासी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको धार्मिक रूप से समझाया है कि मुसलमान इसको किस एंगल से लेता है। दूसरी बात, एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ साधु संत ऐसे हैं जिन्होंने खुद शादी नहीं की और वो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बहुत समय से लगे हुए हैं कि साहब ये होना चाहिए। अगर मैं उनके परिप्रेक्ष्य में इसको देखूं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भाई आपने तो शादी नहीं किया, आपने तो विवाह ही नहीं किया, आपको तो पता ही नहीं बच्चा क्या होता है, बच्चे की मोहब्बत क्या होती है, बच्चे की ममता क्या होती है, बच्चा ना हो किसी के यहाँ तो उसको कितना दुख और कितनी पीड़ा होती है, और जिनके यहाँ बच्चे हैं अगर उनका बच्चा जाये हो जाए, खत्म हो जाए तो उनको कितनी पीड़ा होती है। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ सियासत करनी है, चाहे वो AIMIM के लोग हो या इस तरह के साधु संत हो जो देश में कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का काम करते हैं, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासत है। ना उनको धर्म से कुछ लेना देना है, ना किसी की पीड़ा और किसी के अगर धर्म से लेना देना है नहीं, अवधेश जी आपके पास आ रही हूँ, अगर धर्म से लेना देना है नहीं, बात तो धर्म विशेष की गई थी, अब वो कोई भी धर्म हो सकता था,
तो इस पर अख्तरुल ईमान साहब मुस्लिमों पर लेकर क्यों चले गए? देखिए, क्योंकि उनको पता है कि जनसंख्या जहां बढ़ रही है वो कौन सा समुदाय है, इसीलिए उन्होंने अपने ऊपर बात करके कि भाई किसी भाई मैं ही पूछता हूँ पल्लवी जी, ये जो मर्दानगी वाली बात कर रहे हैं अभी, ये भी अपना ज्ञान दे रहे थे हमारे मौलाना साहब। भैया अगर बच्चे पैदा करके मर्दानगी दिखानी है तो भैया ये जो 3 तलाक की जो पीड़िता हैं उनके अधिकार पर भी कहीं बोल लिया करिए, और मर्दानगी दिखानी तो भैया बॉर्डर पर जाइए ना, लड़िए सेना पर, कौन मना करता है, मर्दानगी दिखाइए वहां पर। बहन बेटियों को प्रताड़ित करके उन पर जुल्म करके आप कहते हैं मर्दानगी साबित करना चाहते हैं, ये कैसी मर्दानगी है भाई? धर्म कोई भी ये नहीं कहता कि आप अपनी बहन बेटियों को प्रताड़ित करो, कौन सा धर्म कहता है बताइए आप? ठीक है पल्लवी जी, मैं भी, आप भी हिंदू समाज से हैं, ये हमारे मौलाना साहब मुस्लिम समाज से, किसी भी समाज में मेरे ख्याल से ये तो नहीं कहते होंगे कि आप प्रताड़ित करो, ये कह रहे हैं 4 शादी कर लो, अच्छी बात उनके लिखा हुआ है, लेकिन अगर 4 शादी लायक हो तभी तो करो, ये तो ना एक शादी करो फिर छोड़ दो, दूसरी करो, तीसरी छोड़ दो, चौथी करो, 5वीं छोड़ दो, फिर नहीं बिल्कुल ये बात आपकी, ये बात बिल्कुल आपकी नारी शक्ति की प्रताड़ना है, और यही कारण है कि मुस्लिम महिलाएं बिल्कुल पूरी तरह से इनसे। अवधेश जी सुनिए, अवधेश जी सुनिए, अवधेश जी सुनिए, रशीदी जी जवाब दे रहे हैं, दीजिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर कोई आदमी एक बीवी भी नहीं रख सकता और उसके हक अदा नहीं कर सकता तो उसको एक भी रखने का अधिकार नहीं है, ये बात बिल्कुल ये भी इस्लाम कहता है। औरत को प्रताड़ना देना, औरत पर जुल्म करना इस्लाम में क्या किसी भी धर्म में जायज नहीं है, बिल्कुल समझे नहीं, ये मानता हूँ आपकी, अधिकारों की बात कौन करता है ये तो बताइए, जो महिलाएं ऐसी जब मैं बोलता हूँ तो आप बोला कीजिए, आपकी बात जाती है मेरी बात जाती है, एक करके आप बोलते हैं तो मैं चुप रशीदी, रहता हूँ। हाँ ठीक है रशीदी साहब बात पूरी करिए आप अपनी, उसके बाद अवधेश आनंद जी आपके पास आएंगे। मैं सियासी बयान नहीं देना चाहता और ना सियासत में इस बयान को ले जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जितनी हमारी जनसंख्या अभी है या जितने लोग हमारे बेरोजगार हैं क्या उनको रोजगार मिल गया, या जितने लोग कारोबार से परेशान हैं क्या उनको कारोबार मिल गया, क्या आपने 2 करोड़ नौकरियां दे दी लोगों को, जो आपने मैन्युफैक्चरिंग में वादा किया था? ठीक है, ये गलत बात है आपकी, जब मैं बोलूं तो आप मत बोलो, आप बोलो तो मैं नहीं बोलूंगा, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए आपने 15 लाख का वादा किया था नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था नहीं दिया, काला धन वापस लाने की बात की थी नहीं की, ये सारी बातें आपने नहीं की, लेकिन आपने ट्रिपल तलाक पर जरूर कानून बना दिया, 370 पर आपने जरूर बात कर ली, राम मंदिर पर आपने जरूर बात कर ली, इन चीजों से ट्रिपल तलाक किसी की जिंदगी जो खिलवाड़ हो रहा था उसकी जिंदगी बच रही है, जीवन जी रही है कोई स्त्री, ये तरीका नहीं भाई, ये तो 15 लाख से ज्यादा खुशी की बात है। ट्रिपल तलाक से क्या रोजगार मिल गया लोगों को, राम मंदिर से क्या रोजगार मिल गया लोगों को, 370 से क्या रोजगार मिल गया लोगों को? बिल्कुल मिला है। सब धार्मिक इशू उठाकर आप असल मुद्दों की तरफ से ध्यान भटकाते हैं लोगों का। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अवधेश आनंद जी, ये सारे मुद्दे उठा करके कहना है कहीं ना कहीं रशीदी साहब का कि जो मुद्दे हैं बेरोजगारी से लेकर के हो या फिर जो जनसंख्या नियंत्रण की अभी आप बात कीजिए, तो इन सारे मुद्दों से, महंगाई से सबका ध्यान हटा के आप इधर लाना चाहते हैं। देखिए पल्लवी जी, ये जो बात कर रहे थे अभी ट्रिपल तलाक की, तो इनसे पूछिए जब से ये ट्रिपल तलाक आया है कितनी महिलाओं को इसकी सुविधा मिली है और कितने परिवारों में खुशहाली वापस लौटी है। अरे उनसे जाकर पूछिए। मैं आपसे महंगाई की बात कर रहा हूँ, मैं 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहा हूँ, बीवी रखने का शौक है, आप अभी बता रहे थे। अब उनकी कानून तो आपको अलग लग रहा है, राम मंदिर बनने नहीं, आप ट्रिपल तलाक कानून पे क्यों जा रहे हो? तो बन गया, मान लिया लोगों ने, बात खत्म हो गई, राम मंदिर का फैसला भी आ गया, लोगों ने मान लिया, बात खत्म हो गई, 370 भी हट गई, लोगों ने मान लिया, बात खत्म हो गई। अब बात कीजिए रोजगार पे, अब बात कीजिए कारोबार पे, अब बात कीजिए नौकरियों पे, छोड़ दीजिए उन मुद्दों को जो हो गए। लेकिन रशीदी साहब, आपने जो बेरोजगारी की बात की, तो इसी को नियंत्रण में लाने के लिए प्रधानमंत्री ने सबसे पहले यह बयान दिया था कि हमें जनसंख्या को नियंत्रण में रखना होगा, नहीं 6 साल हो गए, ताकि विकास की जो गति है उसको तेज किया जा सके। रशीदी साहब, इन्होंने कितना दिया बता दें, ना ये डाटा तो बता दें, कम से कम 15 लाख लोगों को दे दिए, बता दें कम से कम। जो काम पहले अच्छे हुए थे भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाए हैं। आप 15 लाख, आप मुझे बताइए राम मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिल गया, 370 से कितने लोगों को रोजगार मिल गया, ट्रिपल तलाक से कितने लोगों को रोजगार मिल गया। जिन महिलाओं का परिवार बचा है मुस्लिम बहनों का, उनसे जाकर पूछिए ना एक बार, तलाक होना बंद हो गई क्या? घर में लौटी है, नहीं तलाक होना बंद हो गई क्या? अभी ट्रिपल तलाक तो अभी भी हो रही है।
आपको ये दिक्कत किसी भी है कि कानून मंदिर से, कैसे बन गया? किसी भी कानून के आपको आने ये से दिक्कत है कि वो दिक्कत बुरा कैसे काम खत्म नहीं हुआ करता। जो हाँ, थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। दिक्कत है। ट्रिपल तलाक अभी भी हो रही है। ठीक है रेप पर अवधेश कानून आनंद हो जी, रहा है। ठीक है रशीदी मर्डर पे साहब, कानून है, अवधेश हो रहा आनंद है। जी, अवधेश आनंद जी, रशीदी जी का मुद्दों से कहीं ना कहीं ये भटकाते हैं। कहना है कि आप लोग ट्रिपल तलाक पर कानून लेकर के आए, लेकिन वो होना अभी भी बंद नहीं हुए। तो आप अगर जनसंख्या नियंत्रण पर भी कानून ला देंगे तब भी हम उसे लागू नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं ये रशीदी जी कहना चाहते हैं। आप जब बोल रहे थे शायद आपने सुना ये नहीं। तो आपने उन्होंने कहा अपनी बात मेरा सवाल बना दिया। बात आपकी है, सवाल मेरा बना दिया आपने। आपने बोला ना अवधेश नहीं, आनंद जी मैंने नहीं जवाब बोला दीजिए। ऐसा। मैंने ऐसा नहीं बोला कि हम कानून नहीं मानेंगे। ट्रिपल तलाक कानून लाए फिर भी क्या हो नहीं रहे हैं क्या ट्रिपल तलाक? तो कोई भी कानून लाने से ऐसा नहीं है कि वो चीज होगी नहीं, ये कहा रशीदी साहब ने। अब अगर मान लीजिए अवधेश आनंद जी की जनसंख्या को नियंत्रण में रखने के लिए, जैसा कि आरसीपी सिंह की तरफ से अभी बयान आया, तो उनके बयानों से ये लगाया जा रहा है कि अब ये इस पर कानून बिहार में आ सकता है। अगर ये कानून आ जाता है तो जैसा रशीदी साहब ने कहा कि ट्रिपल तलाक पर कानून लाए तो क्या तलाक रुकना बंद हो गए? तो कोई कानून आने से ऐसा तो नहीं होता वो कृत्य होना बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो यही कहना चाहते हैं ना। पल्लवी जी, मैं आपको जवाब दूं, ट्रिपल तलाक के बहुत केस रुके हैं। 2 केस मेरे सामने आए रामपुर से, उत्तर प्रदेश से, जो बेचारे मतलब पहले तो उनमें चल रहा था विवाद, लेकिन बाद में उनका फैसला हो गया। 40 करोड़ मुसलमान है, 2 केस आपके पास आ गए, अपने जंग जीत गए। दिक्कत इनकी नहीं है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में नहीं, ऐसे लोग 40 करोड़ मुसलमान है, 2 केस आपने निपटा के जंग जीत लिया। अपमान करते हैं, उनका निरादर करते हैं, उनका विरोध करते हैं। अब इनसे पूछिए, ट्रिपल तलाक हटा, 370 हटी, राम मंदिर बन रहा है, जो पुराने मुद्दे अटके हुए थे, जिन पर लोग राजनीति करते थे, वो सारे काम अब पूरे हो रहे हैं। भाई साहब, एक पुराना मुद्दा आपको बता देता हूँ। 22 लाख हिंदू महिलाएं अबेंडेड हैं, उनका भी फैसला कर दीजिए। सबका फैसला हो रहा है, ये तो देखिए। एक का भी नहीं कर पा रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी आप सिर्फ मुसलमानों को इसलिए टारगेट करते हैं ताकि हिंदू वोट मिले आपको। बिना किसी जाति धर्म के आपको हिंदुओं का फायदा नहीं करना है, आपको मुसलमानों को टारगेट करके हिंदू का वोट लेना है। जात पात पे, धर्म पर बांट कर लोगों से राजनीति करती आपने थी। हिंदू के लिए कोई काम किया हो तो बता दीजिए। अरे मैं नहीं बता, हिंदू के लिए एक काम किया हो तो बता दीजिए। हैं? ये तो आप सर्च करिए मीडिया। पल्लवी जी, अरे भाई साहब, हिंदू के लिए एक काम किया हो तो बता दीजिए ना। आपने ट्रिपल तलाक मुसलमानों के लिए लेकर रशीदी साहब, यहाँ बात हिंदू और मुसलमान की नहीं हो रही है। यहाँ बात ये हो रही है कि देश की विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए सबको एक होना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा। और अगर बढ़ती जनसंख्या उसमें रोड़ा बन रही है तो हर धर्म का ये कर्तव्य होता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए वो बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण ला सके। रशीदी साहब, क्या योगदान नहीं देना चाहिए हर समुदाय को देश की गति को आगे बढ़ाने के लिए? सुनिए, ये बेतुका सवाल है और इसके जवाब भी आपको बेतुके ही मिलेंगे। देश की गति को आगे बढ़ाने वाला सवाल जो है ये आपको बेतुका लग रहा है, और खुदा की मेहर से बच्चे पैदा होते हैं, ये आपका जवाब बहुत बेहतरीन था। फिर मैं आपको आपका ये जवाब बहुत बेहतरीन था। देश की गति को आगे बढ़ाने के लिए हर समुदाय को एक होकर आगे बढ़ना चाहिए, ये आपको बेतुका लग रहा है। रशीदी साहब, ये आपको बेतुका सवाल लगा, ये बेतुका सवाल लगा, कैसी बात करें? अवधेश आनंद जी जवाब दीजिए। देश की गति को आगे बढ़ाने वाला सवाल बेतुका है, देश की गति को आगे नहीं बढ़ाने देंगे। आप बोलिए, 50 दफा बोलिए इसको। आप इसको 50 दफा बोलिए, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? मुंह से यहाँ बैठ के बैठकर आपके व्यूवर देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, किस तरह की भाषा आप यूज कर रहे हैं। बोलिए 50 दफा, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? इनको ये कहना चाहिए आज विरोध कर रहे हैं, हम नहीं मानेंगे जी। नहीं, कोई नहीं कह रहा है। आप ट्रिपल तलाक कानून लेकर आए, माना। राम मंदिर पर कोर्ट ने कहा, हमने माना। 370 हटी, हमने माना। कौन सा कानून हम नहीं मान रहे हैं भाई? जबरदस्ती आप कह रहे हो कानून नहीं मानते, कानून नहीं मानते। लेकिन आप ये बताओ, आपने हिंदुओं के लिए क्या किया? सारा काम तो मुसलमानों के लिए कर रहे हैं आप। अरे भैया देखिए, अरे हिंदू जो आपके वोट रहे हैं उनके लिए क्या किया आपने? पार्टी है ये, एक काम बता दीजिए 6 साल में आपने किया हो। एक मिनट अवधेश जी, 1 मिनट। रशीदी साहब, अगर जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कोई कानून आता है, अभी तो खैर आया नहीं, अगर आता है तो क्या ये सिर्फ आपको लगता है कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए आएगा? आप ये कहना चाहते हैं? आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आप बता दीजिए उनकी तरफ से। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि आप बीजेपी के 2 प्रवक्ता हैं। अब मैं समझ गया। मुझे ये बता दीजिए, 2 करोड़ नौकरियों में से हर साल कितनी नौकरियां दे दी इन्होंने?
15 लाख किसके खाते में आ गए? आपको पता है रशीदी साहब, आपके पक्ष में जो बोलेगा ना वो आपको लगता है क्या ठीक है? अगर देश की गति को आगे बढ़ाने के लिए आपसे सवाल किया जाता है तो आपको बेतुका सवाल लगता है। अगर आपसे सवाल मुद्दे का किया जा रहा है तो आपको लग रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता है। दोबारा ये बोलिएगा नहीं बीजेपी के प्रवक्ता है, ठीक है रशीदी साहब? दोबारा नहीं बोलिएगा ये चीज, दोबारा नहीं बोलिएगा रशीदी साहब की बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपसे जो सवाल किया गया है आप सिर्फ उसका जवाब दीजिए। क्या आपको ऐसा लगता है? उसके बाद में अवधेश जी के पास जाऊंगी ना, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण पर कानून आता है तो उसमें ये स्टैंप लग के आएगा कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए आया है? मैंने तो नहीं बोला कि ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए। आपने अभी बोला जो कर रही है बीजेपी मुस्लिमों के लिए कर रही है, ठीक है? बताइए ना, आप जवाब दे दीजिए, कितनी नौकरियां दे दी इन्होंने? कितने लोगों के खाते में 15 लाख? अरे भैया नौकरियों की आप बात कर रहे हैं, बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण में लाने के लिए ही तो ये कानून लाने की बात कही जा रही है कि बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, उसी को कंट्रोल करना है। ऐसे आप लोग चीन तक पहुंच जाएंगे, जा करके ऐसे पहुंच जाएंगे कि वहां पर ये हुआ, वहां हमारा चीन साथ दे रहा है, इसका साथ दे रहा है। और जब बात विदेशों से ऐसे कानूनों को आत्मसात करने की होती है जिससे देश का भला हो सके तो आप लोग कहते हैं कि नहीं ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए है। अवधेश आनंद जी जवाब दीजिए। बोल दिया मुस्लिमों के लिए है? देखिए किसने बोला है मुस्लिमों के लिए? आपकी गलती नहीं है। आप तो दोबारा से ये क्लिप रिपीट करके आप सुन लीजिएगा जरा सा अवधेश रशीदी साहब, जरा सुन लीजिएगा। आपने जो अभी कहा था ना, इसी वजह से मैंने सवाल किया। आपने कहा 370 हटा, हमने माना, राम के नाम पर जो फैसला आया हमने माना, सारा मुस्लिमों के लिए आता गया, हमने माना। अरे 370 हटा क्या सिर्फ मुस्लिमों से उसका हित हुआ है क्या? रशीदी साहब थोड़ा तो दिमाग को खोल के जवाब दिया करिए। क्या फायदा हुआ शांत रहिए हटाने का? एक फायदा बताइए मुझे, अब शांत रहिए। क्या हुआ? अवधेश आनंद जी जवाब दीजिए। राम मंदिर से कितना लोगों को रोजगार मिल गया बताइए मुझे। ठीक है, ठीक है, आप बताइए ना, आप बताइए। अवधेश आनंद जी जवाब दीजिए। अरे प्रवक्ता आप बनी तो आप भी बता दीजिए ना, राम मंदिर से कितना रोजगार मिल गया लोगों को? 370 से कितना फायदा हो गया लोगों को? बता दीजिए आप मुझे। बेतुके मुद्दों में टीवी वाले सहायता करते हैं पूरी उनकी। अवधेश आनंद जी से दोबारा संपर्क किया। अवधेश आनंद जी आपसे दोबारा संपर्क करते हैं, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, समझ में नहीं आएगा दर्शकों को। रशीदी साहब लगातार बने हुए हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। रशीदी साहब जी बोलिए। क्या आपको लगता है कि जो कानून बीजेपी ला रही है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए है? आपको ऐसा लग रहा है रशीदी साहब? अरे ये आपकी सोच है मोहतरमा, आप अपनी बातें मेरी जुबान में क्यों डालना चाहती हैं? मैं तो सिर्फ आपसे सवाल कर रही थी, एक एंकर के तौर पर मैं सिर्फ सवाल ही कर रही थी आपसे। आपने कहा ये चीज कि सिर्फ बीजेपी मुस्लिमों के लिए ला रही है, तभी मैंने आपसे पूछा कि क्या लगता है आपको सिर्फ मुस्लिमों के लिए होगा? देश के संविधान को पढ़ा है आपने? क्या देश के संविधान में ऐसा कहीं लिखा है कि विशेष समुदाय के लिए अब आप मुझे बताएंगे ना रशीदी साहब, ये अब आप मुझे बताएंगे सब कुछ, आप मेरा ज्ञान भी बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ आप मुझे ये भी बताएंगे कि मैं एंकर नहीं बल्कि बीजेपी की प्रवक्ता हूं, आप ये भी बताएंगे। तो ऐसा बेतुका सवाल क्यों करते हैं भाई? जो देश के संविधान में नहीं है। देश के संविधान में ये है कि जो मर्द होगा वही 10-12 बच्चे पैदा करेगा। देश के संविधान में ये है, आपने पढ़ा देश का संविधान? देश के संविधान में ये है। आप अपने धर्म की बात कर रहे थे ना कि हमारे धर्म में ऐसा है कि 4 शादियां जायज हैं, तो अब मैं इससे समझूं कि 4 शादियां होंगी तो बच्चे भी बढ़ेंगे। तो क्या आपके धर्म में कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि जिनकी मर्दानगी होगी वही 10 से 12 बच्चे पैदा करेंगे? संविधान में ऐसा लिखा हुआ है रशीदी साहब कि जिनमें मर्दानगी होगी वही 10 से 12 बच्चे पैदा करेंगे? अगर आपने पढ़ा हो तो आप पढ़ लीजिए संविधान को। नहीं, ये तो मुझे अब आप बताएंगे ना, आपने अभी पूछा ना, आप मुझे बताइए संविधान के कौन से क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि इस देश का मर्द इंसान ही 10 से 12 बच्चे पैदा कर सकता है? मैंने तो नहीं कहा ये बात। और ये पूरी, अरे भैया रशीदी साहब आप ऐसे बयान दे रहे हैं, एक तो मुझे ये लग रहा है कि कभी कभी मुझे लग रहा है कि रत्ती भर ज्ञान नहीं है। एकदम आपने अपने समुदाय के यहाँ पर छीछा लेदर कर दी है जिस तरीके से आप बयान दे रहे हैं। अवधेश आनंद जी जवाब दीजिए। देखिए संविधान को बदनाम कर रहे हैं, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिख रहा है, ये इनके धर्म में लिखा हुआ है। मौलाना साहब को ये कहना चाहिए मेरे धर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है संविधान में लिखा हुआ है भाई साहब? मेरे देश के संविधान ने भी हमें इजाजत दी है। नहीं, संविधान में इजाजत दी है, लिखने वाली बात कह रहे थे ना। संविधान में लिखा हुआ है, बताइए कौन से क्लॉज में लिखा हुआ है कि आप जो है जितनी चाहे शादी कर लें, जितने चाहे बच्चे कर लें?
25, 26, 27 धर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम। अगर आपको जानकारी ना हो तो सम्मान करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। मुझे व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं भेज देता हूँ आपको। साथ दीजिए आप। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून जानकारी देश लेके में बैठा आएगा करो मेरे भाई। तो आपके बच्चों को भी रोजगार मिलेगा। अवधेश जी, जो 15 लाख की जानकारी बात लेके कर रहे बैठा हैं, 15 लाख नहीं 15 करोड़ भी आएंगे आपके घर में। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ती रहेगी, रोजगार नहीं रहेगा आपने तो कहाँ से आरबीआई पैसा का आएगा? सरप्लस खा गए आपने सोना बेच लिया, आप देश की धरोहर बेच रहे हैं। लाल किला तक आपने गिरवी रख दिया, लाल किला तक आपने गिरवी रख दिया। आपने जो है एयरलाइन बेच ली, आपने रेल के कुछ हिस्से बेच लिए। आप क्या छोड़ोगे भाई? आप एक पैसा नहीं दे सकते, आप एक पैसा नहीं दे सकते किसी को। आपने तो सारी चीजें बेच ली, आरबीआई का सरप्लस खा गए आपने सोना बेच लिया जो रखा हुआ था। आपने छोड़ा क्या है देश में? कानून की बात चल रही है, जो इंग्रेज ने देश का हाल किया था, बीजेपी सरकार ने देश का वही हाल होना है। 4 बीवियां रख सकते हैं, आप देख लीजिए, हो गया है। बच्चे पैदा कर सकते हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल 100 रुपए पे पहुंच गया है, धर्म की बात कर सकते हैं। प्याज 50 रुपए बिक रहा है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। सब्जी कहाँ जा रही है, दाल चावल कहाँ जा रहे हैं, आप देखिए ना। और रोजगार नाम की चीज नहीं है, कारोबार है नहीं। 2 करोड़ नौकरियां आपने दी नहीं, 15 लाख आपने दिए नहीं, काला धन वापस आया नहीं, तो आप देश को क्या दे सकोगे भाई? अरे बात चल रही है, आप तो खा गए, जो कुछ देश में था वो भी खा गए आप सरप्लस खा गए आरबीआई का। आपने सोना बेच लिया जो भी देश में था, आपने रेल बेच ली, आपने एयरलाइंस बेच ली, आपने लाल किला तक बेच लिया। आप छोड़ोगे क्या देश में भाई? अरे सारी चीज बेच ली आपने, और आगे और बेचने के लिए निकाल दिया। ठीक है, एसबीआई बैंक को आप खत्म करना चाहते हैं, बहुत सारे बैंकों के विलय आपने कर दिए। आप करना क्या चाहते हैं देश में भाई? ठीक है। आपने अवधेश देश आनंद को जी, क्या दे दिया जब वो भी बता जनसंख्या दीजिए। को नियंत्रण में लाने की बात होती है तो नहीं, ऐसा आपने क्यों देश को होता क्या है दे कि दिया अब मुस्लिम तक? समुदाय सिर्फ अपने ऊपर इस ना बात आप को देश लेके को कुछ चला दे जाता सकते है हैं? कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें टारगेट करने के लिए ये कानून लाने की बात कही जा रही है। अगर मैं रशीदी साहब की बात पर गौर करूं तो इन्होंने कहा बेरोजगारी बढ़ रही है। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी यही तो तो बात है जो आप कहना चाहते हैं बीजेपी की। महंगाई पर भी पड़ेगा, तो महंगाई भी बढ़ेगी। 6 सालों में इन्होंने देश को क्या दिया उस पर बात नहीं करेंगे आप। धर्म विशेष या फिर मैं कहूं 6 सालों में देश को इन्होंने क्या दिया उस पर बात नहीं करेंगे आप। अब रशीदी साहब क्योंकि आपको इनकी भाषा बोलनी है, सवाल का रशीदी साहब जवाब ले रहे क्योंकि आपको इनकी भाषा बोलनी है। अवधेश आनंद जी से आरबीआई का सरप्लस कहाँ चला गया, शांत रहिए, देश का सोना कहाँ चला गया, रशीदी रेलवे क्यों बेच लिया, रशीदी साहब, एयरलाइंस क्यों बेच ली, अरे भैया लाल किला तक क्यों बेच दिया, आप भी जवाब नहीं दे पाएंगे। अवधेश आनंद जी को बोलने दीजिए, आप ही के सवाल का जवाब नहीं, आप भी जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि जवाब आपके पास भी नहीं है। अवधेश आनंद, लेकिन चूंकि आपको चैनल चलाना है, टीआरपी लेनी है, तो आपको उनकी हाँ में हाँ कहना है। कहिए आप हर चीज का विरोध करोगे। हालांकि पत्रकार को बीच में होना चाहिए, पत्रकार को इंसाफ करना चाहिए, पत्रकार को दोनों तरफ की बातें करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक तरफ हो जाता है मामला। किसी एक धर्म को टारगेट करना, किसी एक धर्म को टारगेट करना, ये आर्यनिस्ट का वो नहीं है कि चेहरा नहीं है कि वो धर्म विशेष को टारगेट करके अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहती है। आपसे सवालों का जवाब मांगा गया है, आप सिर्फ वही दीजिए रशीदी साहब। आप बार बार मुद्दे से जनता को, मेरे जो मेरे दर्शक हैं उन्हें मत भटकाइए, आप मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बात यहाँ पर चल रही है, सुन लीजिए रशीदी साहब, बात यहाँ चल रही है कि जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण पर ये बवाल मचा हुआ है बिहार में, आप महंगाई पर पहुंच रहे हैं, आप बेरोजगारी पर पहुंच रहे हैं। बात तो जस की तस हो जाएगी ना कि जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसी को कंट्रोल करने के लिए ये नियम लाने की बात कही जा रही है। अब एक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए थोड़ी ना वो होगा, सोना खा जाएंगे। अरे भैया, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो वो मेरे परिवार के लिए भी होगा, अवधेश आनंद जी के परिवार के लिए भी होगा, इस देश के हर नागरिक के लिए भी होगा। प्रधानमंत्री का विमान बनेगा 9,500 करोड़ में। आप शांत रहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष या फिर आपके समुदाय को टारगेट करने के लिए हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। अब जवाब लेने दीजिए मुझे, बीच में मत टोकिए। 9,500 करोड़ अवधेश आनंद जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी का और देश के लोग बेरोजगार फिर रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रही कि मैं कहूँ क्या। कभी कहते हैं कि हमारे संविधान में, समझ में आपके आएगा भी नहीं है। आप मेरा जवाब ही नहीं दे सकते, आपके पास जवाब है ही नहीं। जवाब नहीं, जब आपने जमापूंजी बेच ली तो आप क्या जवाब देंगे भाई? दिया है, जमापूंजी बेच चुके हैं आप। की बात आ गई, ठीक है। जब इनका कोई बात नहीं आई, फिर आगे बेचने पर
भैया देखिए ये देश की जनता सब देख अरे रही है। जमा पूंजी आपको आप भी देख रही बेच है, जो चुके हैं, तो आपके पास महागठबंधन जवाब क्या जो है? देश की सरकार को गिराने जो की कोशिश आदमी कर रहा अपने है, घर को ही वो बेच डाले, क्या सरकार जवाब है? जो एक कोशिश एक कर एक रही एक है, बिना करके किसी एक एक भेदभाव करके के। दर्शक समझ नहीं पाएंगे आप दोनों लोग क्या बोल रहे हैं। एक एक करके रशीदी साहब आपके पास उसके आऊंगी, बाद बचेगा क्या बोलने रशीदी को? साहब आपके पास आऊंगी, बात पूरी हो जाने उसके दीजिए। बाद एक कुछ एक नहीं करके बचेगा समझ बोलने नहीं को। पाएंगे मेरे दर्शक क्या कहना चाहते हैं आप लोग। मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये बात कर रहे हैं देखने वाली बात, तो लीजिए इनसे मुझको नहीं पूछिएगा, भटका रहा हूं, मुझे बता राजस्थान में दीजिए आरबीआई 5 का सोलर सरप्लस कहाँ चला प्रोजेक्ट जो गया? है अडानी ग्रुप को दिए कांग्रेस सरकार ने। मुझे बताइए सरप्लस कहाँ चला गया अरे आरबीआई का? पूछिए ना, मुझे बताइए बताइए देश आप। का सोना कहाँ चला गया? क्यों तो नौबत आई इनको लाल किले को बेचने की? आपकी नजरों क्यों नौबत आई एयरलाइंस को नजरों में बेचने लेके की? जिंदा गया है। क्यों नौबत आई रेल को बेचने की? साहब, बता दीजिए ना, जवाब देखिए है कोई जनता आपके आपको देख पास? रही है, सुन रही है। अरे आपके पास जवाब नहीं आपको है। भड़काने में अब नहीं बेसिक आएगी। काम करेंगे आप, 2000 राम मंदिर पर भड़का चुके नफरत हैं। फैलाएंगे, ट्रिपल तलाक पर नफरत फैलाएंगे, कभी आप नियंत्रण कोई कानून पर नफरत नफरत नहीं फैलाएंगे, इस तरह की बातें करेंगे आप, क्योंकि आपके पास बोलने को कुछ है नहीं। लोग जो ठेकेदार बने हुए देश हैं, के लोगों को वो लोग रोजगार नफरत आपने दिया फैलाने की नहीं, कोशिश करते हैं। देश के लोगों को लेकिन नौकरी आपका आपने दी समाज नहीं। में, हमारे समाज को भी, वहाँ हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कोई भी को हो, सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कौन भड़काने की कोशिश कर रहा है हमें, कौन हमारे ऊपर राजनीति कर रहा है। अफसोस आपका नहीं है, आपकी अफसोस मुझे उन पत्रकारों का भी है जो आपकी आपने साइड खड़े हो जाते हैं। राजनीति कर ली ठेकेदार बनकर। अफसोस मुझे उन पत्रकारों का भी है जो आपकी साइड खड़े हो जाते हैं और देश खत्म हो अरे गया। साइड का एक बार बताइए, देश जो के पास राजनीति ऐसी बात चीज कर रहे हैं, तो नहीं हो गया। है कि रास्ता कोई आप तो राजनीति हो, अगर आगे आप तो राजनीति देश के पास कोई चीज नहीं है ऐसी हो, जिस वजह से उस आपदा का मुकाबला किया जा सकता है। सकते हो आप। आप सरप्लस खा गए आरबीआई का, आप सोना बेच के खा गए देश का। किस चीज की वजह से मदद करोगे लोगों की भाई? अरे लोगों ने तो पूरा देश बेच दिया था, 70 साल से राजनीति करी उन्होंने। अरे 70 साल उन्होंने बेचा, तभी तो हमने हटा दिया उनको, तभी देश की जनता ने हटा दिया उनको। आपको लेके आए थे कि उम्मीद थी, लेकिन आप तो उनसे भी तो हाथ आगे निकले। देखिए आप तो उनसे भी तो हाथ आगे राजनीति निकले। चल रही है। आपने तो सारा कुछ बेच लिया। लाल किले पे आप खड़े होते हो, 15 अगस्त में झंडा फहराते हो, आपने बेच रखा है इसको। यही किस मुंह से खड़े होते हो देखिए, आप जो भड़काने की कोशिश करते हैं, इसे देश की जनता भड़कने आपने वाली नहीं बेचा है। हुआ लाल देश की किले जनता सब जानती है गिरवी कौन रखा हमारे हुआ है, ऊपर और आप राजनीति फिर भी कर रहा खड़े है, होते कौन हो हमारे 15 विकास अगस्त की में बात कर रहा है। झंडा फहराने के लिए। आपके पास है क्या बोलने के लिए? मुझे बताइए। आपके पास क्या है, आप बताइए ना मौलाना साहब। आप तो कहते अरे संविधान बता में लिखा दीजिए हुआ है, कितनी नौकरियां दे दी आपने? लिखा ये हुआ तो है, सीधा सवाल है नियंत्रण आपसे। नहीं होगा। आपने कितने लोगों को नौकरियां दे दी? सीधा सवाल। कितने लोगों के खातों में 15 लाख आ गए? सीधा सवाल। आरबीआई का सरप्लस कहाँ चला गया? सीधा सवाल। देश का सोना कहाँ चला गया? सीधा सवाल। एयरलाइन को क्यों बेचा? सीधा सवाल। रेल को क्यों बेचा? सीधा सवाल। आपने लाल किले को क्यों बेचा? सीधा सवाल। ये सीधे सवाल है सारे, आपके पास कोई जवाब नहीं है। ये तो आप आपकी जनसंघ के आंखों नियंत्रण का कानून पे कसूर बात है, कुछ करोगे, नहीं है। क्योंकि देश ये की आपकी सारी आंखों चीजें का बेच कसूर चुके है, हैं आप आप। आगे चेक कराइए। अब आप कहोगे कि ठीक है, साहब जो मोती महंगाई बिंदु को इसलिए चेक बढ़ रही कराइए, है तब आपको क्योंकि पता लोग लग ज्यादा जाएगा बढ़ रहे हैं। ठीक है ठीक है, अवधेश इसका आनंद जी, कोई जवाब अवधेश थोड़ा आनंद ही जी, अवधेश आनंद जी, बिहार में क्या कानून लाने जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के? आरसीपी सिंह के बयान के बाद तो यही कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात यदि करें तो उस पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ही कार्य कर रही है और बहुत जल्द ही ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा और आना भी चाहिए पल्लवी जी, क्योंकि उसके बाद क्या लाओगे वो भी बता दो। समाज है। आ रही हूँ रशीदी साहब अरे आपके पास। जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रही के हूँ बाद रशीदी क्या साहब, लाओगे बात वो भी पूरी हो बता जाने दो। दीजिए, आपके पास आऊंगी। आधी से ज्यादा सब्सिडी जो है वो उन्हीं लोगों को जाती है। एक विशेष समुदाय को जाती है, शायद आप जानते होंगे ये बात। तो वो सब्सिडी अगर बचेगी, जनसंख्या कम होगी, ठीक है, तो उससे किसका फायदा होगा? देश का फायदा होगा। ठीक है, देश प्रगति रशीदी की ओर साहब, आप जाएगा, जवाब लेकिन ये तो दीजिए। बर्दाश्त ही नहीं है ना भैया। ठीक है, मुझे रशीदी बता साहब का दीजिए- जवाब ले लेते हैं। ठीक है आप अवधेश जी। मुझे बता दीजिए मुझे कितनी सब्सिडी मिलती है भाई? सालों में घुन की तरह घुना गया, उसकी तरह ही आगे घुनता रहे। ठीक, लेकिन अब नहीं, रशीदी मुझे साहब। कहाँ सब्सिडी मिलती है? भारत की सिलेंडर जनता मुझे भी जागरूक इतने है। का ही मिलता है जितना आपको मिलता है। प्याज मुझे भी उसी भाव मिल रहा है जिस भाव आपको मिल रहा है। पेट्रोल मुझे भी उसी भाव मिल रहा है जो आपको मिल रहा है। बिल्कुल। कौन सी चीज में मुझे सब्सिडी दे रहे हो भाई? ठीक है, उनको कौन सी चीज में सब्सिडी दे रहे हो आप? बताइए अवधेश आनंद जी, बल्कि- जवाब दीजिए बल्कि रशीदी साहब के आपको- जवाब बल्कि पे। सब्सिडी मिल रही है तीर्थ धाम के ऊपर। हमारी हर की सब्सिडी खत्म हो गई और तीर्थ यात्राओं पर आपको सब्सिडी मिल रही है। जितने ये मदरसे चल रहे हैं, हज जाते हैं लोग, क्या नहीं मिलता? सही उनको मैं क्या सरकार क्या क्या दे रही है बताऊं आपको, ये बताइए मदरसे आप। को? भाई सरकार बड़ी क्या बात दे रही आपकी है है। बच्चों को? मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि मेरे घर पर उंगली उठा रहे हैं। अरे भाई साहब, सरकार ये तो मदरसों को आप क्या दे रही है बता बताइए, दीजिए कैसे ना। रहेगा? ये विरोध करना, हर चीज का विरोध करना सही नहीं होता है सरकार मौलाना मदरसों साहब। को क्या दे रही है अच्छी बता बातों को दीजिए साथ ना। में दिया कीजिए। देश बढ़ेगा तो आप भी बढ़ेंगे, आपके बच्चे ही अरे बढ़ेंगे। दे रही बता तो दीजिए।
आपने मदरसों का नाम तो ले दिया, सरकार मदरसों को क्या दे रही है वो बता दीजिए। देखिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने लिया इसलिए तो आप पूछ रहे थे, बाकी आप बताइए। देखिए, मुझे ये बताइए ना, मुसलमानों को क्या सब्सिडी मिल रही है? ठीक है, तो आपको क्या मिल रही है फालतू, वो बता दीजिए। ठीक है, मुद्दा सिर्फ ये है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कहीं ना कहीं आने जा रहा है बिहार में, जिस तरीके से बिहार में भूचाल मचा हुआ है। और मैं अपने दर्शकों को जानकारी भी दे रही कि नीतीश कुमार ने, सूबे के मुखिया ने जो विधान परिषद में बयान दिया, उन्होंने कहा कि एक परिवार में 3.5 की औसत दर से प्रजनन हो रहा है, ऐसे में लड़कियां भी शिक्षित होनी चाहिए। रशीदी साहब, कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि आप भी जिक्र कर रहे थे ना कि 4 शादियां होती है, तो नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि लड़कियां शिक्षित होंगी तभी ये जो चीजें हो रही हैं उन्हें रोका जा सकता है। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए मैडम, एक चीज मैं आपको बताऊं, इन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, आप पिछले 6 साल का डाटा निकाल लीजिए, जितने रेप बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के एमपी और बीजेपी के मिनिस्टरों ने किए हैं, आपको इतिहास में कभी नहीं मिलेगा ऐसा इन्होंने किया है। बताइए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ चला गया? कहाँ चला गया नारा भाई? आप ही उसको पामाल कर रहे हैं, आप ही बेटियों को कुचलने का काम कर रहे हैं, फिर नारा कहाँ चला गया आपका? अवधेश आनंद जी, कहना है रशीदी साहब का कि आप लोग जो बीजेपी के नेता हैं उन पर सबसे ज्यादा चार्जेस रहते हैं रेप केसेस के, तो वो दोषी नहीं हुए, और कहीं ना कहीं अगर हमने 4 शादियां कर ली तो क्या हम दोषी हो गए? अब देखिए कि नई चीज और जोड़ दिया आपने इसमें। नहीं, मैंने आपसे सवाल किया था, आपने उसका रशीदी साहब जवाब नहीं दिया। आप मुद्दे को दूसरी तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे क्या था? बेटियां शिक्षित होनी चाहिए, ये कहा है नीतीश कुमार ने, आपकी इसमें क्या राय है? मैंने आपकी राय मांगी कि बेटियां शिक्षित होंगी तो क्या ऐसी चीजें होना बंद हो जाएंगी? आपने हाँ या ना में जवाब ना देते हुए आप चले गए रेप केसेस पर। क्यों बंद नहीं हो रहा है? आप रेप केसेस में चले गए, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बेटियां शिक्षित नहीं है इस वजह से रेप हो रहे हैं? मैडम, शांत रहिए रशीदी साहब, आप सवाल का जवाब देते नहीं है, आप मुद्दे को घुमाने की कोशिश करते हैं। सुनिए, निर्भया कांड के बाद एक बहुत बड़ा कानून बना था देश में रेप पर। क्या रेप बंद हो गए? बता दीजिए मुझे आप। सारे तो बीजेपी के लोग रेप कर रहे हैं। ठीक है, अवधेश आनंद जी जवाब दीजिए। अवधेश आनंद जी जवाब दीजिए। तो इससे कहीं ना कहीं फिर ये निकाला जाए कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आ भी जाता है तो जनसंख्या थोड़ी ना रुकेगी जाकर के, क्योंकि रेप पर कानून आए, रेप नहीं रुके तो जनसंख्या कैसे रुक जाएगी? देखिए बिल्कुल जनसंख्या रुकेगी। और रेप की अगर यदि बात करें तो देखिए, अगर रेप की बात करें तो जो जहां रेप हो रहा है, मान लो बताइए बात कर रहे हैं रेप की बात, तो मैं बताऊं आपको, अगर रेप करने वाला कोई आरोपी है, नहीं, आप इसका जवाब दीजिए। उन्होंने कहा वो रेप का मामला लेकर के, आप मुझे ये बताइए, उन्होंने कहा रेप पर भी कानून बने, लेकिन रुके तो नहीं ना। लगातार प्रदेशों से ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है बलात्कार की। अब अगर बिहार में जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कानून बन भी जाता है तो कैसे रोकेंगे? आगे की तैयारियां क्या होंगी? रणनीति क्या है आखिर? देखिए रणनीति अभी उस पर कार्य चल रहा है, सरकार उस पर पूरी तरह से कार्यरत है। जब पूरा हो जाएगा तो सबके सामने आएगा उसका रिजल्ट। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, इनके पास तो बोलने के लिए कुछ है नहीं। इन्होंने कानून बनाया ताकि हिंदू वोट, लव जिहाद पर कानून बनाया ताकि हिंदू वोट आ जाए, राम मंदिर पर ये लोग बुलाते रहे हिंदू वोटों को, 370 पर इसलिए 370 इसलिए हटाई ताकि हिंदू वोट आ जाए। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी इसलिए लाना चाहते हैं ताकि हिंदू ये समझे कि मुसलमान की आबादी कम होगी और वो हमें वोट करे। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, ना ये लोगों को रोजगार दे सकेंगे, ना ये लोगों को तालीम दे सकेंगे, ना ये लोगों को कारोबार दे सकेंगे, ना इन्होंने अब तक दिया है, ना इनके पास देने के लिए कुछ है। जब देश का सब कुछ बिक गया तो ये क्या दे पाएंगे भाई लोगों को? अवधेश आनंद जी, कहीं ना कहीं रशीदी साहब ये कहना चाहते हैं कि आप कानून भले ही ला रहे हैं लेकिन एक वोट बैंक की राजनीति के तहत ला रहे हैं। आप चाहते हैं कि हिंदुओं का वोट बैंक जो है वो पूरी तरीके से आपके पाले में चला जाए। देखिए वोट बैंक की बात जो है, वोट बैंक की यदि बात कर रहे हैं मौलाना साहब, तो मैं मौलाना साहब को बता दूं कि वोट बैंक की खातिर जीने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास लेकर जो नारा चल रही है उसी के आधार पर काम कर रही है केंद्र सरकार। मैं बता दूं आपको जो कानून आए हैं, एक भी कानून ऐसा है जो देश हित में नहीं है, लेकिन यही लोग, इन जैसे लोग देश को भड़काने में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा सीए पर क्या किया इन लोगों ने, मौलाना साहब भी थे उसमें, मौलाना साहब के बहुत सारे सहयोगी थे,
इन्होंने एक अफवाह फैलाई कि देश से मुस्लिम भाइयों की नागरिकता खत्म हो रही है, ठीक है, उसमें पूरे देश को जलवाया। नहीं, मुद्दे को मत भटकाइए रशीदी साहब, नहीं मुद्दे को मत भटकाइए अवधेश आनंद जी। CNRC पर जाने की जरूरत नहीं है, बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर मसला है। जिस तरीके से आज बिहार की विधानसभा में ठीक है इसका जिक्र किया गया था। अवधेश आनंद जी मुद्दे को मत भटकाइए। रशीदी साहब आपके पास आ रही हूँ। सबका साथ सबका विकास लेकर के बीजेपी चलती है कहना है अवधेश आनंद जी का, तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय खुद पे सारे मामलों को लेकर के क्यों चला जाता है? देखिए, मैं सिर्फ 2-3 बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर सबका साथ सबका विकास है तो RBI का सरप्लस कहाँ चला गया उसका जवाब दे बीजेपी। देश का सोना क्यों बिक गया उसका जवाब दे बीजेपी। लाल किला तक क्यों गिर गया उसका जवाब दे बीजेपी। आप बताइए 370 से कितने लोगों को रोजगार मिला, जवाब दे बीजेपी। राम मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिला, जवाब दे बीजेपी। ट्रिपल तलाक से कितने लोगों को रोजगार मिला, जवाब दे बीजेपी। जनसंख्या नियंत्रण कानून से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, जवाब दे बीजेपी। ये सुनिश्चित तो करें कि साहब जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए तो हम हर आदमी को नौकरी दे देंगे। ये सुनिश्चित करें इस बात को। जैसे इन्होंने झूठा वादा किया था अपने इलेक्शन प्रचार में कि साहब 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 15 लाख हर एक आदमी के खाते में आएंगे, काला धन वापस ले आएंगे। वो तीनों चीजें जो असल थी देश को आगे बढ़ाने की, वो तो इन्होंने किया नहीं। देश में पढ़े लिखे बेरोजगार फिर रहे हैं बेचारे, उनको नौकरियां तक नहीं मिलेंगी। महंगाई चरम सीमा पर है। जिस पाकिस्तान को ये रोजाना कोसते हैं वहां पेट्रोल 51 रुपए है, नेपाल में 49 रुपए है, बांग्लादेश में 47 रुपए है। इनको शर्म नहीं आती, यहाँ 100 रुपए मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है। कम क्यों है, नेपाल में कम क्यों है, बांग्लादेश में कम क्यों है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये बेशरम लोग देश को बेच लेंगे अंग्रेजों की तरह और देश का हर नागरिक फिर फुटपाथ पे आ जाएगा। ठीक है अवधेश आनंद जी जवाब दीजिए अब आप अपना। देखिए ये तो मैं बताऊं, ये तो बेपेंदी के लोटे हैं, कभी इधर कभी उधर, ठीक है, ये केवल भड़काने की बात करते हैं। मेरी एक बात का जवाब नहीं है आपके पास। रशीदी जी आ रहे हैं आपके पास, देखिए आप बोल रहे थे रशीदी साहब आइए आपके पास बात जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो देशम पार्टी होगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई कार्य नहीं करती जो देश हित में नहीं हो। पल्लवी जी क्या आप बताइए, आप तो काफी समय से मीडिया में है, 2014 से और अब 2021 आ गई, बताइए ऐसा कौन सा कार्य हुआ है जो देश हित में नहीं है? अरे मैंने इतने तो गिनवाए हैं, इसको बता दीजिए। तलाक हुआ, राम मंदिर हुआ, एक गिनवा दीजिए आप। देश हित के लिए ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात प्रधानमंत्री के द्वारा कही जा रही है। रशीदी साहब आपने शायद सुना नहीं, अवधेश आनंद जी ने कहा कि देश हित में ये जो कानून लाने की बात कही जा रही है, क्या इसे आप मानेंगे या नहीं, या फिर ये कह देंगे ट्रिपल तलाक पर भी तो कानून बन चुका था? एक शायर का शेर मुझे याद आ गया, झूठों ने कहा झूठों से झूठ मत बोलो, झूठों ने कहा झूठों से झूठ मत बोलो, अंदर अमन की मीटिंग चल रही है, बाहर लिखा है झूठ मत बोलो। अब मैं जवाब दे दूं आपकी चर्चा के माध्यम से, मैं अपनी चर्चा 4 लाइन सुनाना चाहता हूं। ठीक है, एक नया मुद्दा कराते हैं। ठीक है रहने दीजिए रशीदी साहब, आपके पास जवाब ही नहीं है लग रहा। अवधेश आनंद जी आखिरी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से, समय की कमी है 30 सेकंड। 4 लाइन जैसे उन्होंने सुनाया मैं सुनाना चाहता हूं। अवधेश आनंद जी बोलिए। जाने वाले श्रृंगार नहीं जाया करते, और मैं फिर कहता हूं कि आप बीजेपी की तरफ खड़ी हैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि आप बोल नहीं सकते, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। और दुश्मन बेकार होता है, उन्हीं दुश्मनों में से हमारे मौलाना साहब हैं। ये आप जाने भाई। अच्छा रशीदी साहब, समय की कमी है लेकिन जाते जाते 2 टूक में आपसे कहना चाहती हूँ, देश हित में आर्या न्यूज खड़ा है, देश हित में मैं खड़ी हूँ। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आने से देश का हित होता है, देश का विकास होता है, तो मैं खड़ी हूँ। सुनो मेरी बात, दोबारा ये नहीं बोलना, दोबारा ये चीज मत बोलना, खास करके मेरी डिबेट में कि यहाँ पर किसी पार्टी विशेष के साथ खड़ी हो, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, रहने दीजिए। आपने सिर्फ मुद्दे को भटकाने का काम किया और कुछ नहीं। अब बीजेपी के प्रवक्ता अवधेश आनंद, इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद शाही रशीदी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।